हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज कुमार, लेक्चर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकाघाट मंडी से आप सभी का इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की संरचना, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो निर्माण हुआ है वो किस तरह से हुआ है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इसी चैप्टर में, जो लास्ट आपका टॉपिक गया होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के अध्ययन की दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रत्यक्ष रूप से हम पृथ्वी का जो अध्ययन है वो कुछ किलोमीटर की गहराई तक ही हम कर सकते हैं। डायरेक्ट वे में हम पृथ्वी के कुछ किलोमीटर तक ही अंदर हम जा सकते हैं। जैसा आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो अफ्रीका में जो सोने की खदानें हैं, गोल्ड माइंस हैं, वो सिर्फ उनकी जो खनन है वो 4 से 5 किलोमीटर तक उनका खनन जो है वो किया गया है। और इसी तरह से आर्कटिक ओशियन में कोला नामक क्षेत्र है, उसमें सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही हम उसकी गहराई तक हम जा पाए हैं। और वॉल्केनो का अध्ययन अगर किया जाए, जो ज्वालामुखी हैं उनसे निकलने वाला जो लावा है उसका अध्ययन किया गया है, तो वो सिर्फ 60 से 70 किलोमीटर गहराई से ही निकलता है। तो सिर्फ इतने भाग तक ही हम प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी का अध्ययन हम कर पाते हैं। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग का अगर हम, पृथ्वी के केंद्र की अगर हम बात करें तो वो 6378 किलोमीटर है। तो उसकी तुलना में तो ये कुछ नहीं है। 4 से 5 किलोमीटर या 10 से 12 किलोमीटर जो है वो कुछ नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो बहुत गहरा है। ठीक है, लगभग 6000 किलोमीटर तक प्रत्यक्ष रूप से जा पाना बहुत मुश्किल है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये तो हुए प्रत्यक्ष प्रमाण, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का हम अध्ययन करते हैं, जिनमें हमने ज्वालामुखी, जैसे मैंने पहले कहा, फिर जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक से निकलने वाली जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, उन तरंगों का अध्ययन हम करते हैं। फिर पृथ्वी की डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी घनत्व के आधार पर, फिर प्रेशर के आधार पर, फिर इसी तरह से तापमान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों का हम अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पृथ्वी के जो अध्ययन है, इन अध्ययनों के बारे में आपने पढ़ा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अगर हम बांटें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ अगर आप देखें तो इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि पृथ्वी को पील किया गया है, इनके छीला गया है, जैसे हम आलू को छीलते हैं। ठीक है, तो उस तरह से छील करके एक पिक्चर आपके सामने है। इस पिक्चर को आप देखेंगे, एक बहुत पतली सी परत जो है वो, जिसके ऊपर हम रहते हैं, धरातल हम जिसको हम बोलते हैं, एक वो है। उसके अंदर का जो हिस्सा है, थोड़ा सा मोटा भाग, ये सेकंड पार्ट आ जाता है। और एक ही क्रीमिश कलर में दो भाग हैं, एक बॉल की भांति, ठीक है, गेंद की भांति है, और एक उसका हिस्सा, तो ये तीसरा हिस्सा जो है इसका आ जाता है। माफ कीजिएगा। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि पृथ्वी को हमने 3 भागों में जो है हमने बांट दिया, 1, 2 और 3। ठीक है, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक बनावट है, उस बनावट का अध्ययन हम आगे चल करके करेंगे। यानी कि पृथ्वी को हमने बांटा कितने भागों में? 3 भागों में हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को हमने बांट दिया। और जो लास्ट पिक्चर आपने देखी, इस पिक्चर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, जिन्होंने बॉइल्ड एग खाया होगा, काटा होगा, देखा होगा, ठीक है, तो उनके बारे में अगर उन्होंने, जैसे ही एग को हम काटते हैं तो एग की भी 3 लेयर्स जो हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बॉयल एग हम करते हैं तो सबसे पहले उसका जो आउटर भाग है, आउटर लेयर है, हार्ड जो भाग है, बिल्कुल पतला सा, कागज से थोड़ा सा मोटा, ठीक है, वो भाग आता है।
ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर पृथ्वी से कंपैरिज़न किया जाए तो उसको हम भूपर्पटी या द क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट का नाम जो है हम देते हैं। आप इमेज में यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे नीचे जो है क्रस्ट लिखा है। तो एक भाग ये हुआ। दूसरा भाग आता है व्हाइट कलर का, वो हिस्सा जो है वो एग के अंदर आता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, वो उसको बोलते हैं हम मेंटल। ठीक है? पृथ्वी का दूसरा भाग हुआ मेंटल। और तीसरा जो भाग है अंडे का, ही आप लोग देख रहे होंगे, तो अंदर येलो पार्ट होता है, गोलाकार जो भाग होता है, जिसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा, घनत्व सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम क्रोर या धात्विक क्रोर का नाम जो है हम देते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन सॉरी वेजिटेरियन हैं, उन्होंने अनियन जो है वो देखा होगा, प्याज देखा होगा, तो प्याज की भी बहुत सारी लेयर, जैसे हम काटते हैं तो बहुत सारी लेयर्स जो हैं उसके अंदर दिखाई देती हैं। तो हमारी पृथ्वी की कुछ-कुछ बनावट जो है वो इसी प्रकार की, प्याज की भांति कहें या बॉइल्ड एग से कंपैरिजन जो है हम अपनी पृथ्वी का हम कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि पृथ्वी में जो भाग हैं वो 3 भाग हैं। पहला भाग है पृथ्वी पपड़ी या पृथ्वी की भूपर्पटी भी इसको हम बोलते हैं। भूपर्पटी का नाम भी इसको हम देते हैं द अर्थ क्रस्ट। आप इमेज में भी आप लोग देख रहे होंगे, इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, क्रस्ट का नाम जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर। सेकंड पार्ट आ जाता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इसको मेंटल कहा जाता है। और थर्ड पार्ट आप लोग नीचे देख रहे होंगे, लाइट येलो और व्हाइट कलर जो है, इसको हम क्रोर का नाम जो है हम देते हैं। तो 3 मुख्य भाग जो है पृथ्वी को हमने बाँट दिया। सबसे पहले हम पहले भाग की हम बात करते हैं। पहला भाग आता है द अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी या पृथ्वी पपड़ी। ठीक है? जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इस पिक्चर में एक तरफ जो है वो ओशियन आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ जो है आपको लैंड मास आपको दिखाई दे रहा है। जो धरातलीय भाग है, वो आपको दिखाई दे रहा है। माफ़ कीजिएगा। जो हमारी पृथ्वी है, जो ऊपरी भाग है जिसको हमने कहा क्रस्ट, ठीक है? इस क्रस्ट के ऊपरी जो भाग है, इस भाग को हम 2 भागों में हम बाँट देते हैं। संयुक्त रूप से इस भाग को हम लिथोस्फीयर भी हम बोलते हैं। अंदर गहराई तक का जो हिस्सा है, उस भाग को लिथोस्फीयर भी या स्थल मंडल का नाम भी हम देते हैं। तो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, भूपर्पटी जिसको हम कह रहे हैं, ये जो है ब्रिटल है। ठीक है? ब्रिटल मीन्स भंगुर, जल्दी टूटने-फूटने वाला जो हिस्सा है, उसको ब्रिटल कहा जाता है। ठीक है? तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है वो ब्रिटल है, भंगुर होने वाला है, टूटने-फूटने वाला है। ठीक है? और इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा जो है, इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो कहा जाता है। ठीक है? जहाँ पे धरातलीय हिस्सा है, महाद्वीपीय भाग है, इस महाद्वीपीय भाग को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या महाद्वीपीय भूपर्पटी जो है वो कहा जाता है। और दूसरी तरफ समुद्र और सागर के नीचे का जो हिस्सा है, जो परत है उसके नीचे की, उसको हम ओशियनिक परत या ओशियनिक भूपर्पटी जो है इसको हम कहते हैं। तो इन दोनों का ही जो भाग है, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी धीरे-धीरे ठंडी हुई, तो जो भारी भाग हैं वो नीचे बैठ गया, भारी पदार्थ हैं वो नीचे और हल्के पदार्थ जो हैं वो ऊपर बने रहे। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो यानी कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी को हमने 2 भागों में हमने बाँट दिया। एक भाग हो गया महाद्वीपीय क्रस्ट और दूसरा हो गया ओशियनिक क्रस्ट का नाम जो है इसको हमने दिया। ठीक है, 2 भागों में हमने बाँट दिया और इस भाग को हम सियाल का नाम भी हम देते हैं। सियाल इसको क्यों कहा जाता है कि सिलिकॉन और एल्यूमीनियम की अधिकता, पदार्थों की जो अधिकता है, वो सबसे ज़्यादा जो है इस ऊपरी भाग में पाई जाती है। तो सिलिकॉन में Si और एल्यूमीनियम का Al दोनों मिलकर के एक शब्द बनता है जिसको हम सियाल जो है हम कहते हैं। तो इस परत को सियाल के नाम से भी हम जानते हैं। तो आप लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 2 भागों में जो है इसको हमने बाँट दिया। जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है, महासागरीय जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये महाद्वीपीय जो परत है, ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल जो एरिया है, उस एरिया से यह परत जो है वो पतली पाई जाती है। इसकी जो थिकनेस है,
ठीक है? जो महासागरीय जो परत है, इस परत की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो लगभग जो है वो 5 किलोमीटर तक है। ज़्यादा मोटी नहीं है ये परत जो है वो कितनी है, मोटाई जो है इसकी 5 किलोमीटर तक जो है इसकी पाई जाती है। अब दूसरी परत की अगर हम बात करें, क्रस्ट की अगर हम बात करें, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो इसकी जो थिकनेस है, एवरेज जो थिकनेस है इसकी, वो लगभग जो है वो 30 किलोमीटर तक है। ठीक है? 30 किलोमीटर तक मोटी है, लेकिन जो पर्वतीय हिस्से हैं, उन पर्वतीय हिस्सों में इसकी मोटाई जो है वो और बढ़ जाती है। ठीक है? क्योंकि पर्वत जो है महाद्वीपों से और ऊपर की तरफ जो है वो उठे हुए हैं। तो हिमालय पर्वत की अगर बात की जाए, तो हिमालय पर्वत के ऊपर इसकी जो मोटाई है, इस परत की मोटाई है, वो लगभग 70 किलोमीटर तक जो है इसकी मोटाई हो जाती है। ठीक है? यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कि ये परत जो है इस तरफ महासागरीय हिस्से की जो परत है वो पतली सी है, जबकि ये जो पर्वतीय हिस्सा ऊपरी भाग में आप लोग देख रहे हैं, ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ऊपर की तरफ, तो इसकी मोटाई जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस पूरी परत की जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, इसकी जो क्रस्ट की जो मोटाई है, वो आप लोग देख रहे हैं कि 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक जो है इस पूरी परत की मोटाई जो है वो पाई जाती है। और इसकी जो डेंसिटी की अगर बात की जाए, पृथ्वी की ये जो हिस्सा है हमारा भूपर्पटी है, भूपर्पटी की अगर डेंसिटी की बात की जाए, तो ये है 3 ग्राम प्रति क्यूब। ठीक है? 3 तक जो है वो इसकी डेंसिटी जो है पाई जाती है। कुछ एक बुक्स में आप 2.5, 2.7 जो है आप इसको देखेंगे, तो लगभग जो है इसकी जो डेंसिटी है, वो 3 तक पाई जाती है। अब बात आती है कि इसका जो निर्माण है, वो बेसाल्ट से हुआ है। हमारी जो भूपर्पटी का जो निर्माण है ज़्यादातर, वो बेसाल्ट के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, आपने पढ़ा होगा लास्ट टॉपिक में कि घनत्व है क्या, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जो एरिया है, एक सिलेक्टेड एरिया है, उस एरिया में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों का भार कितना है। और जिन पदार्थों का भार ज़्यादा है, उनकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देकर के मैं क्लियर करना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 क्यूब हैं, ठीक है? क्यूब नंबर 1 एंड क्यूब नंबर 2। क्यूब नंबर 1 में जो क्यूब है, इसमें पहले वाले क्यूब में यहाँ पे कॉटन भरा हुआ है, ठीक है? रुई है और दूसरी तरफ लोहे की गोलियाँ जो हैं वो इसमें डाली गई है, लोहा जो है इसके अंदर सेकंड क्यूब में डाला गया है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो रुई है उसका भार कम होगा, ठीक है? और लोहे का भार जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है, जो कॉटन की डेंसिटी जो है वो कम है और लोहे की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो जिसका भार ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी जब ज़्यादा होगी, ठीक है? जब डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो डेंसिटी ज़्यादा हो यानी कि भार ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है? और प्रेशर जब ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है? तो आपने भी पढ़ा होगा कि जैसे-जैसे हम गहराई के साथ बढ़ते चले जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। भूपर्पटी में टेम्परेचर की जो एवरेज है, बढ़ने की जो दर है, वो है 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हमारा इस भूप्रपट्टी के अंदर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि डेंसिटी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, मेंटल। जो मेंटल है, ये हमारे भूप्रपट्टी की दूसरी परत है। दूसरी परत है, तो ऊपरी परत जो है हमारी, पहली परत हुई भूप्रपट्टी, द अर्थ क्रस्ट, और दूसरी परत हुई उसके नीचे जो परत है वो मेंटल कहलाती है। और इसकी जो गहराई है 400 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक जो है इसकी गहराई पाई जाती है। यह मोह असत्यंत्य से आरंभ होकर के लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है ये जाती है। यहाँ पे मोह असत्यंत्य यानी कि डिसकंटिन्यूटी, मोह डिसकंटिन्यूटी जो है इसको कहा जाता है। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि मोह डिसकंटिन्यूटी जो है क्या है? एक वैज्ञानिक थे, एंड्रिया मोहो मोहरोविच। एंड्रिया मोहरोविच। इन्होंने क्या किया कि ये भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कर रहे थे, और भूकंपीय तरंगों के द्वारा ही पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन ये कर रहे थे। तो हुआ क्या
कि ये जो भूकंपीय तरंगें हमारे धरातल के ऊपर आकर के पहुँचती हैं, जैसे इन्होंने सोचा था कि जैसे ही भूकंप उत्पन्न होगा और तरंगें आएँगी, तो ये तरंगें जो हैं वो सीधी एकदम से और उसी कम समय में के ऊपर वो धरातल के ऊपर आकर के सीधे-सीधे जो है वो पहुँच जाएँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो भूकंप उत्पन्न हुआ, उसकी तरंगें थोड़ा बदल करके, थोड़ा समय लेकर के और अपनी दिशा और गति जो है बदल करके धरातल के ऊपर पहुँची। ठीक? तो जैसे ही धरातल के ऊपर पहुँची, तो उन्होंने ये पाया कि भूपर्पटी और मेंटल का जो फ़ॉर्मेशन है, जो निर्माण है, जो संरचना है, वो अलग-अलग पदार्थों के कारण हुई है और जब तरंग एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में प्रवेश करती है, तो इस दौरान वह अपनी गति और अपनी जो दिशा है, उसमें परिवर्तन जो है हो जाता है। इसलिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी जो है इन तरंगों में उत्पन्न होती है। तो इस भाग को यहाँ की जो सीमा रेखा है मेंटल और भूपर्पटी के बीच में, इसको मोह असंतत्य या मोह डिसकंटिन्यूटी का नाम जो है वो दिया जाता है। ठीक? फिर इस भाग को हम दुर्लभता मंडल भी इसको हम कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो का मतलब हुआ दुर्लभ, ठीक है? जो मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है? तो जितना भी इस पृथ्वी के ऊपर धरातल के ऊपर जो लावा आकर के पहुँचता है, यानी कि ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, वो यहीं एस्थेनोस्फीयर से ही होता है, वो लावा यहीं से आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे इस एस्थेनोस्फीयर का दुर्लभता मंडल का जो निर्माण है, वो लावा के द्वारा यानी कि लिक्विड जो है वो यहाँ पे पदार्थ पाए जाते हैं। वो बिल्कुल लिक्विड नहीं, सेमी लिक्विड फॉर्म में जो है इस भाग के ऊपर पाए जाते हैं। यानी कि सेमी लिक्विड आप कह सकते हैं प्लास्टिक फॉर्म में या फिर जैसे शहद होता है बिल्कुल गाढ़ा एकदम से चिपचिपा, उस तरह की फॉर्म में जो है हमारा ये धरातल पाया जाता है। तो हमने जैसे ही पढ़ा था कि इस भाग की जो डेंसिटी है, ठीक है? ऊपरी भाग से ज़्यादा होगी, ठीक है? तो इस भाग की जो डेंसिटी है वो 5 से लेकर के 7 के बीच में इसकी डेंसिटी जो है वो पाई जाती है। तो जो भूपर्पटी और मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है, इसको लिथोस्फीयर का नाम जो है वो दिया जाता है, स्थल मंडल का नाम दिया जाता है, ठीक है? जो लिथोस्फीयर की जो मोटाई है लगभग 10 से लेकर के 200 किलोमीटर तक जो है भी पाई जाती है। ठीक है? तो नीचे का जो ये जो भाग है इसको 2 भागों में हम बाँटते हैं। एक ऊपरी भाग अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल को हम एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं और लोअर मेंटल को हम मेसोस्फीयर का नाम भी हम देते हैं। और जो लास्ट पिक्चर आपने देखी, इस पिक्चर का अगर कंपैरिज़न किया जाए, तो जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, जिन्होंने बॉइल्ड एग खाया होगा, काटा होगा, देखा होगा, ठीक है? तो उनके बारे में अगर उन्होंने जैसे ही एग को हम काटते हैं, तो एग की भी 3 लेयर्स जो हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बॉइल्ड एग हम करते हैं, तो सबसे पहले उसका जो आउटर भाग है, आउटर लेयर है, हार्ड जो भाग है, बिल्कुल पतला-सा कागज़ से थोड़ा-सा मोटा, ठीक है? वो भाग आता है, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं अगर पृथ्वी से कंपैरिज़न किया जाए तो उसको हम भूपर्पटी या द क्रस्ट जो है अर्थ क्रस्ट का नाम जो हम देते हैं। आप इमेज में यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे नीचे जो है क्रस्ट लिखा है। तो एक भाग ये हुआ। दूसरा भाग आता है व्हाइट कलर का वो हिस्सा। अब अंत में आता है कोर या क्रोड, धात्विक क्रोड भी इसको कहा जाता है। जो धात्विक क्रोड है, आप लोग इस पिक्चर में आप लोग देखें कि नीचे कार्बन ब्लैक कलर, ठीक है? ये पूरा का पूरा भाग जो है हमारा क्रोड का है। अंतिम जो हमारी परत है, ये है 2900 किलोमीटर से शुरू होती है और पृथ्वी के केंद्र तक लगभग 6378 किलोमीटर तक की गहराई तक जो है क्रोड का भाग पाया जाता है। इस भाग में आप लोग देखेंगे इस भाग को भी 2 भागों में बाँटा गया है। आउटर कोर, ऊपर का जो हिस्सा है आउटर कोर और नीचे का हिस्सा जो है इनर कोर। यानी कि आउटर कोर जो है वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर तक है और 5100 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर तक जो है वो इनर कोर पाया जाता है। जो आउटर कोर है इनकी पहला भाग है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये भी विस्कासीय अवस्था में है, प्लास्टिक फॉर्म में जो है ये पाया जाता है। और नीचे का जो हिस्सा है, जो अंतिम भाग है इनर कोर जिसको हम कह रहे हैं, उसका निर्माण जो है ठोस पदार्थों से हुआ, ठोस भाग जो है ये पाया जाता है। तो यहाँ पे ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये आंतरिक भाग जिसको हम धात्विक क्रोड जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पे भारी जो पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं और पृथ्वी के ऊपर भारी पदार्थों में निक्कल और फेरस यानी कि निक्कल और लोहा जो है वो पाया जाता है। तो निक्कल और लोहा
ये भारी पदार्थ हैं और इन्हीं के नाम पर इन्हीं 2 खनिज तत्वों के नाम पर इसका नामकरण निफ़े हुआ है। निकल का Ni और Fe का सॉरी फेरस का Fe, तो निफ़े जो है इसको कहा जाता है। तो ये जो भारी पदार्थ हैं, तो इन भारी पदार्थों की जो डेंसिटी है, इस भाग में 11 से लेकर के 13 तक जो है इसकी डेंसिटी पाई जाती है और ये दोनों पदार्थ मिल कर के एक मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, चुंबकीय जो शक्ति है या गुण जो हैं वो उत्पन्न करते हैं और इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन्हीं 2 पदार्थों यानी कि इन्हीं 2 खनिज तत्वों के कारण जो है पृथ्वी के ऊपर संभव है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण आप, हम या पृथ्वी के ऊपर जो जीवन संभव है या हम यहाँ पे अलाइव हैं या अनोखा ग्रह जो है पृथ्वी बन जाता है हमारे सौरमंडल में, तो इस परत के कारण जो है वो अनोखा ग्रह बन जाता है। जिसके कारण आपने पढ़ा होगा न्यूटन का लॉ है कि या कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे की तरफ ही लौट करके आती है, तो वो इस परत के कारण, धात्विक करोड़ के कारण ही यहाँ पे संभव है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगली स्लाइड के साथ या अगली वीडियो के साथ आप सभी के साथ जो है मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।